कि डायग्नोसिस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, उसको मेंटली प्रिपेयर करना है, उसकी काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी काउंसलिंग अच्छी होगी ना, तो वो हिम्मत करके अपना हाथ आगे देने के लिए तैयार हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से डायग्नोसिस कर पाएंगे। तो आप चाहे तो ये काउंसलिंग को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको काउंसलिंग का एक डेमो दिखाता हूँ कि काउंसलिंग मैं किस तरीके से करता हूँ, आप भी उस तरीके से कर सकते हैं और पेशेंट ऑटोमेटिकली अपने आप कन्वर्ट होंगे अगर आपकी काउंसलिंग में दम है। अगर काउंसलिंग में दम नहीं है ना, तो सामने वाला, मान लेते फॉर एग्जांपल आपके सामने पेशेंट आया और आपने आपके पास बैठा और हमने तुरंत चेकअप करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ट्रीटमेंट के बारे में, इस थेरेपी के बारे में, इसके सेंसेशन के बारे में। आपको उसको बताना पड़ेगा ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। देखो, अ, जितने भी हेल्थ सेंटर्स चल रहे हैं या कोई बिना हेल्थ सेंटर के भी वर्क कर रहा है, और मान लेते फॉर एग्जांपल आप किसी को मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हो, प्लान दिखाने के बाद आप तुरंत डेमो देना थोड़ी स्टार्ट कर दोगे उसको। ये एक्चुअल लाइफ है, मैं आपके बारे में बताती हूँ या बताता हूँ ये क्या क्या बीमारी आपके आपके अंदर है। तो ऐसे नहीं, वो एकदम से घबरा जाएगा, हो सकता है बिजनेस ही ज्वाइन ना करे आपके साथ। तो आपको क्या करना है कि पहले उसको काउंसलिंग करके तब आप चेकअप करेंगे, तो वो 100% कन्वर्जन होगा, 100% उसको रिजल्ट आएगा। तो काउंसलिंग कैसे करनी है वो आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं काउंसलिंग करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कोई पेशेंट बैठा हुआ है, तो उस पेशेंट से मैं क्या बोलूँ, सर सबसे पहले इस ट्रीटमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि ये ट्रीटमेंट क्या है। एलोपैथिक दवाइयाँ सभी लोग लेते हैं मार्केट से, मेडिकल स्टोर से। एलोपैथिक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। वो बोलेगा हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ। आपने आयुर्वेद, ये पॉइंट दवा इसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। और एक्यूप्रेशर के साथ साथ आपने देखा हो कहीं पे बारीक बारीक नीडल्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूपंचर। एक्यूपंचर के अलावा आपने देखा हो कहीं पे टेप लगाते हैं, मेथी दाना लगाते हैं, उसको बोलते हैं सुजोग थेरेपी। तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, फिजियोथेरेपी, वाटर थेरेपी, कलर थेरेपी, कपिंग थेरेपी, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। ये सारे ट्रीटमेंट आते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में। और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ये जो हमारा ट्रीटमेंट है, ये लेटेस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्यूपंचर ट्रीटमेंट। लेटेस्ट और एडवांस क्यों है? लेटेस्ट इसलिए कि इंडिया में आए हुए अभी इसको 8-10 साल हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है। और एडवांस इसलिए कि आपके बारे में बिना खून की जांच के आपके बारे में सब कुछ बताएगा। इतना बता देगा जितना हम हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद हमें पता नहीं चल पाता। कैसे बता देगा? कोई जादू नहीं है, एक साइंस है। जादू नहीं, एक साइंस है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि नाड़ी वैद्य होते थे ना, वो नाड़ी वैद्य क्या नब्ज पकड़ते थे और आपके बारे में बिल्कुल सही बताते थे, एक्यूरेट। तो वो नाड़ी ज्ञान आज कहाँ है? बहुत कम है। तो ये क्या है? ये एक तरीके से ये डिजिटल हकीम है, आपके बारे में सब कुछ बताएगा भी, प्लस उस बीमारी को रूट पे जाकर के क्योर भी करेगा। मेडिकल साइंस में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका केवल रिलीफ है, क्योर नहीं है। जैसे कि अस्थमा। अस्थमा का जिंदगी भर पंप लेते रहो, क्योर नहीं है। इसी क्योर नहीं है। थायराइड के लिए आप पूरी जिंदगी भर थायरोक्सिन खाते रहो, दवाई खाते रहो, तो रिलीफ है, क्योर नहीं है। लेकिन हमारे इस अरे मीटिंग ट्रीटमेंट चल तक रही है, हमने नीचे इन बैठे जगह है ये, डिजीज के नीचे ऊपर, बैठे जगह है ये। जिस डिजीज को के ऊपर काम किया है, हाँ? उनको क्योर किया है, कौन वो सा ना दोबारा से रिवर्स नहीं होती। ये लीजिए। इस ट्रीटमेंट के नहीं हो। क्लियर है? आइए। ये जो ट्रीटमेंट दी हुई थी वो भी टीसीएम के अंदर आती है, टीसीएम के अंदर योग भी आता है, और ये ट्रीटमेंट भी टीसीएम के अंदर आता है। और
15 दिन का एक सेशन, 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी, 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी, 5 दिन थेरेपी, 1 दिन छुट्टी, या 15 दिन लगातार 3 दिन छुट्टी। आप कोई भी प्रोटोकॉल चूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद नहाना और खाना मना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका इम्यूनिटी लेवल चेक करेंगे, और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये बीमारियों को रूट पे जाकर के ठीक कैसे करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बीमारी को रूट पे जाके ठीक कैसे करता है। तो हमारी जो बॉडी है वो बायो है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन फील सभी ने किया हुआ है, महसूस सभी ने किया हुआ है। तो सर आपने महसूस किया होगा कि कई बार कहीं पे एल्बो टच हो जाती है, कोनी टच हो जाती है, तो करंट जैसा फील होता है कि नहीं होता? होता है ना। टीवी के स्क्रीन हाथ में तो आपको चर 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 की आवाज आती कि नहीं आती है? कई बार कपड़ा पहनने से भी आपको ऐसा महसूस होता है। तो हमारी बॉडी बायो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है, और ये जो डिवाइस है ये भी बायो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है, और ब्लड के उस केमिकल को बैलेंस कर देती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने उदाहरण के तौर पर आपने KFT टेस्ट कराया, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसकी जो रिपोर्ट आती है यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, ये क्या है? ये ब्लड के केमिकल्स है। तो मान लेते हैं आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? प्रोटीन नहीं खाना, जो शरीर के लिए जरूरी है वही नहीं खाना, दाल नहीं खानी, पनीर नहीं खाना, सोयाबीन नहीं खाना, पड़ जाए। और गलती से आप किसी फंक्शन में अगर दाल मखनी खा लेते हैं, अगले दिन आप पैर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, रात को मैंने दाल खा ली, जो शरीर के लिए जरूरी था आपने वही छोड़ दिया। तो इसने क्या किया कि आपका यूरिक एसिड को बैलेंस कर दिया, तो आपका एड़ियों का, पैरों के पंजों का दर्द ठीक हो गया, फुट पेन ठीक हो गया। और एक बार यूरिक एसिड को बैलेंस करने के बाद वो दोबारा से यूरिक एसिड बढ़ता नहीं है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपका इम्यूनिटी चेक करेंगे। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की ताकत कितनी है आपके अंदर। तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप देख रहे हैं डिटेक्ट मोड, और डिटेक्ट मोड में आप नीचे देख रहे हैं जो सेंसेशन 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, ये सेंसेशन बताएगी कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है। जिस नंबर पर आपको सेंसेशन सबसे ज्यादा तेज आएगी, अनबीरेबल, ये लगेगा कि हाँ मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वही आपका इम्यूनिटी का लेवल है। देखते हैं कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी बर्दाश्त की क्षमता कितनी है, उससे पता चलेगा आप स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर साबित कभी भी नहीं करना चाहता, करेक्ट है ना। तो अगर आपको सेंसेशन 1 नंबर पे तेज आती है तो इसका मतलब कमजोर इम्यूनिटी है, 2 नंबर पे तेज आती है तो कमजोर इम्यूनिटी है, 3 नंबर पे तेज आती है तो नॉर्मल इम्यूनिटी है, और 4 से लेके 8 के बीच में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। तो देखते हैं सर आप कमजोर हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, ये आपको पता चलेगा आपके इम्यूनिटी लेवल से। तो सामने वाला कोशिश करेगा कि मैं बर्दाश्त करके देखता हूँ कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ, वो मेंटली प्रिपेयर है कि मेरे को ये दिखाना है कि मैं स्ट्रांग हूँ या नहीं हूँ, मैं कितना झेल सकता हूँ, है ना। तो अब वो मेंटली प्रिपेयर है, आपको अपने सामने हाथ दे देगा, वो 1 नंबर पे आपको उसको बोलना है कि सर आप ना 2-3 सेकंड वेट करना है, एकदम से हाथ नहीं हटाना और मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है। तो जब आपने 1 नंबर पे लगाया और उसको लगा कि हाँ बियरेबल है, 1 पॉइंट और आगे बढ़ाया, बियरेबल है, 1 पॉइंट और आगे बढ़ाया, बियरेबल है, सर आपकी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी है। उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है पेशेंट के अंदर। फिर हमने 4 नंबर पे लगाया, वो कहता है ये बहुत तेज है, सर आपकी जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 4 नंबर आपका स्ट्रॉन्ग है। और किसी को 1 नंबर पे तेज आ जाएगा, जो नेचुरली किसी की इम्यूनिटी वीक है तो 1 नंबर पे तेज आ जाएगा। तो आपका ने जैसे देखा 1 नंबर पे तेज आ गया, तो तुरंत आपको क्या बोलना है, बहुत तेज आया ना सर, हाँ जी, तो 2 नंबर पे तो और तेज आएगा, वो बोलेगा हाँ, वो डर भी जाएगा क्या 2 नंबर पे लगाने वाले हैं, तो मैं 2 नंबर पे नहीं लगाऊंगा सर आपको, क्योंकि आपको ऑलरेडी 1 नंबर पे तेज आ रहा है, तो 2 नंबर पे इधर बताओ इधर कैसा लगता है।
पेशेंट का बिलीफ लेवल इस वाले पॉइंट से ऑटोमेटिकली आ जाता है, कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं लग रहा है, सेंसेशन तो है लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इम्यूनिटी का पॉइंट है, इम्यूनिटी हर इंसान में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो यहाँ सेंसेशन सभी को आएगी, लेकिन इस पूरे हाथ में सेंसेशन वहां पर तेज आएगी जहां जहां पर आपको समस्या है। तो आपको तुरंत क्या दिखाना है? चार्ट दिखाना है। अगर आपके यहाँ फ्लैक्स लगा हुआ है तो फ्लैक्स की तरफ इशारा करेंगे, आपके पास चार्ट है तो चार्ट को दिखाएंगे, सर ये हाथ देख रहे हो? वो बोलेगा हाँ जी हाथ देख रहा हूँ। जितने भी ऑर्गन्स है सब हमारे हाथों में, जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी वहां सेंसेशन तेज आएगी, जहां प्रॉब्लम नहीं होगी वहां बहुत कम या बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखते हैं आपको कहाँ कहाँ पर सेंसेशन आती है। तो आपने इतना 10 मिनट बोल करके उसको पूरा मोटिवेट कर दिया है कि वो खुद एक्साइटेड है कि मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ सेंसेशन तेज आते हैं। 1 नंबर पर उसने बियर कर लिया था, तेज लग रहा था, 2 नंबर उसको लगा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उसको लगेगा यहाँ पर कुछ नहीं है। आपने देखो जो कॉमन डिजीज नहीं है, कॉमन डिजीज नहीं है उनके ऊपर आप पॉइंटर को फिर से लगाओ। जैसे यहाँ पर बैठे हुए जूम पैनल पे 90+ लोग हैं, तो कितनों को कंधे में दर्द है? बहुत रेयरली होगा कोई, है ना? तो ये कॉमन डिजीज नहीं है। आपने 33 पे लगा दिया, सर यहाँ सेंसेशन तेज आ रही है, बोलेगा नहीं अभी नहीं आ रही है। फिर आपने देखो किडनी की समस्या बड़ी कॉमन नहीं है ना? तो आपने यहाँ पर किडनी पिक्चर बनी हुई है, आपने किडनी की पिक्चर पॉइंट को सर यहाँ पे आ रहा है, बोलेगा यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है। फिर आपकी कार्रवाई शुरू होती है और फिर आप चेकअप करना शुरू करते हैं। और चेकअप की शुरुआत कहाँ से करते हैं? शॉर्टकट में, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कल। आज हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो जूम पैनल पर क्या प्लीज सभी लोग मुझे अपना चार्ट दिखा सकते हैं, फ्रंट और बैक का? थैंक यू सो मच, मैक्सिमम लोगों के पास है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है डे 2 सिर्फ चेकअप, ओवरव्यू ऑफ बैक साइड पॉइंट्स एंड ओवरव्यू ऑफ फ्रंट साइड पॉइंट्स। जो बैक साइड का जो पोस्टर आप उसमें देख रहे हैं 26 पॉइंट है, और जो फ्रंट साइड के जो पॉइंट्स देख रहे हैं उसमें 82 पॉइंट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे भी, और जो समझ में नहीं आएगा उसको लिखेंगे भी। कई बार ऐसा लगता है ना कि यार कुछ चीज आपने पहली बार सुनी तो उसको लिख लेना ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आज का सुना हुआ आपको 4 दिन बाद याद नहीं रहेगा। तो आपको लिख लेना, जो चीज आपको समझ में आपको लगता है कि याद करने की जरूरत है उसको आप लिख लीजिए। तो आप सभी को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है और मेरी पीपीटी नजर आ रही है? तो एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे। क्लियर है सभी को? मेरी वॉइस क्लियर है? थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बैक साइड के 26 पॉइंट्स। नंबर 1 एलर्जिक पॉइंट। एलर्जिक पॉइंट, आपका कुछ सवाल है क्या? ओके मैम। सबसे पहले लेंगे एलर्जिक पॉइंट। नंबर 1 एलर्जिक पॉइंट। एलर्जिक लिखा हुआ है तो यानी कि किसी भी प्रकार की एलर्जी, चाहे वो किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो यहाँ पे सेंसेशन तेज आएगा, किसी को किसी भी अनाज से एलर्जी है तो यहाँ सेंसेशन तेज आएगा, किसी को स्किन एलर्जी तो भी यहाँ सेंसेशन तेज आएगा, किसी को किसी एंटीबायोटिक से किसी दवाई से एलर्जी है तो भी यहाँ सेंसेशन तेज आएगा, किसी को इन्वायरमेंटल एलर्जी है यानी जैसे मौसम चेंज होता है उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, या किसी को अस्थमा है, किसी को सीओपीडी है, किसी को ब्रोंकल अस्थमा है, तो यहाँ पर सेंसेशन तेज आएगा। ये एलर्जिक पॉइंट है। किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी है, मान लेते हैं किसी को कॉस्मेटिक से बहुत एलर्जी होती है कि अपने फेस पे कुछ फीमेल्स कुछ भी नहीं लगा पाती है कि फेस पे लगाते ही तुरंत उनको एलर्जी हो जाती है, या फिर हम बात करें किसी को पेट से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, किसी को
इंसेक्ट से, मच्छरों से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, या किसी भी प्रकार के इंसेक्ट हो, और किसी को पोलन एलर्जी है, किसी को खाने से एलर्जी है। मान लेते हैं कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मैं सोयाबीन नहीं खाता हूँ क्योंकि सोयाबीन खाने से मेरे को रैशेस आ जाते हैं बॉडी में, किसी को नहीं सूट करता। किसी को क्लोथ से, कपड़ों से एलर्जी है, यानी कि कोई सिल्क का कपड़ा पहनता है तो पूरी बॉडी में रैशेस रैशेस हो जाते हैं, तो उनको कपड़ों से एलर्जी। किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है तो इसका मतलब सीओपीडी का पेशेंट है, या किसी को किसी दवाई से एलर्जी है। तो किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो 1 नंबर पॉइंट के ऊपर सेंसेशन तेज आएगा। 2 नंबर, 3 नंबर वर्टेब्रल लंबर लेग एक्यूफाई। ये वर्टेब्रल क्या है? सबसे पहले हमें अपनी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को समझना जरूरी है, तब ये समझ में आएगा वर्टेब्रल लंबर क्या है। तो मैं आपको पहले सबसे पहले वही दिखाता हूँ, वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? और जो वजन उठा रहे हैं, वजन अच्छा, वो मतलब उसमें से निकालने के लिए कि एक बार में निकालिए रहते हैं। जैसे फीमेल्स घर में इतना काम करती है, पानी है ना, है, लस्सी किचन भी है, करना है उनको, वॉशरूम भी देखना है, उनको कपड़े भी पानी धोने पियो, हैं, लस्सी पानी पियो, की बाल्टी भी उठानी है, तो आगे झुक करके जब आप पानी देखोगे पियो, लस्सी मैक्सिमम पियो। लेडीज को कमर लस्सी में की दर्द हुई रहता है, देसी जो भैया घर का काम करती ठंडा है, जो लस्सी हमारी होम मेकर है। उसके बाद है पुअर सिटिंग पोस्चर। अगर आपका पोस्चर बहुत खराब है बैठने का, और आप बहुत लंबे समय तक बैठे हुए हैं, तभी मैं बीच में 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ ताकि आपकी कमर सीधी हो जाए, आप थोड़ा सा वॉक कर लें और आपके पैर ठंडा में नस लस्सी ना हो है, या आपको पानी वेरिकोज है। ना हो। तो मैं 1-1.5 घंटे के बाद आपको जरूर मैं गैप देता ही हूँ 10 मिनट का। तो पुअर सिटिंग पोस्चर अगर आपका है तो भी आपको कमर में दर्द होगा। और डिजेनरेटिव कंडीशन का मतलब है अगर आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो भी आपको कमर में दर्द होगा। ट्रॉमा, आप कहीं पर वॉशरूम में फिसल के गिर गए और आपकी जो टेल बोन है, जो कॉकिक्स है, कॉकिक्स पे जाकर के बड़ी जोर से आपको चोट लगी है, तो पूरी लंबर तक सब जगह कंप्रेशन आ जाएगा, पूरी लंबर में कंप्रेशन आ जाएगा, तो भी आपको लोअर बैक पेन होगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंट बेंडिंग फॉरवर्ड, यानी कि जो लोग आगे झुक करके पूरा पूरा कह के घंटे मोबाइल फोन देखते रहते हैं, ये मोबाइल भी एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और इस बीमारी से कोई बच नहीं सकता। ये वायरस है और ये मजबूरी भी है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा ना, आप अपडेटेड कैसे रहेंगे, आपको मोबाइल देखना भी जरूरी है, ये इससे कोई बच नहीं सकता। बस ये कि आप थोड़ा सा कम कीजिए, लिमिट में कीजिए, है ना। रात को लेटते वक्त मैक्सिमम सारी दुनिया मोबाइल फोन देखती है, लेकिन उसके एक लिमिटेशन आप तय कीजिए कि 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। लोग घंटों घंटों मोबाइल फोन देखते हैं, वो बहुत गलत है। आपने अपडेट लिया मोबाइल से, दैट्स इट, 10 मिनट में काम खत्म, उसके बाद आपको अपने वर्क पे लग जाना चाहिए। तो लोअर बैक पेन की रीजन है, तो इसलिए आपको 4 नंबर पे सेंसेशन तेज जरूर आएगी। 5 नंबर स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम ये आपके पूरे, ये देख रहे हैं, दोनों व्यू देख रहे हैं, पोस्टीरियर और लेटरल, लेटरल यानी साइड व्यू, और पोस्टीरियर ये इस पीछे से, ये आपकी पूरी सर्वाइकल है, ये आपका थोरेसिक एरिया, ये आपका लंबर एरिया, ये सैक्रम। सैक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ? L5 के बाद से, और इसी सैक्रम में आपकी कौन सी नस होती है? सैटिका नस। यहीं से डाइवर्सिफाई होती है दोनों पैरों, ठीक है। और ये नीचे है, सबसे नीचे कॉर्टेक्स। तो अगर इस पूरे स्पाइनल कॉलम के अंदर या आपका स्लिप डिस्क है, या वर्टेब्रा खिसका हुआ है, या वर्टेब्रा कंप्रेशन है, डिस्क बल्ज है, कुछ भी होगा, तो आपको 5 नंबर पे सेंसेशन तेज आएगा। 6 नंबर, अभी हम सैटिका की बात कर रहे थे और सैटिका का भी हम लास्ट टाइम टॉपिक भी लिया था, सैटिका नर्व।
तो ये sciatica nerve आप देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हुई है, आपके L5S1 से स्टार्ट हुई है और इसकी जो ब्लड की सप्लाई है, ये बहुत मोटी नस होती है और बड़ी नस होती है, क्योंकि ये हमारी मूवमेंट में काम आती है। अगर इसके अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, कम क्यों होगा? क्योंकि कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि आप गिर गए या फिर पोस्चर आपका चेंज हो गया। कई बार आपका फिसलने से भी, कई बार आपने ध्यान नहीं दिया, आप सीढ़ियां उतर रहे थे और एक सीढ़ी के बजाय आपने 2 सीढ़ी आप उतर गए एक साथ झटके से, नहीं आपका पैर फिसल गया, नहीं पता चला, तो आपका पोस्चर खराब हो गया। आपका sciatica की जो समस्या है वो ज्यादातर पोस्चर खराब होने से ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल यंगस्टर का बड़ा फैशन है कि उनको ना रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए। हाइट है चाहे 5 फीट, चाहिए बुलेट है वो जो 6 फीट वाले लोग चलाते हैं। तो और जीन्स पहन लेते हैं बहुत ज्यादा टाइट, तो पैर ऊपर करके जबरदस्ती उसके ऊपर बैठेंगे तो क्या होगा? sciatica नस ऑटोमेटिकली सैक्रल और लंबर के बीच में दब जाएगी और उसको पेन होना शुरू हो जाएगा। तो sciatica की जो समस्या है केवल उन्हीं लोगों को नहीं है, sciatica की समस्या फीमेल्स को भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे की वजह से भी sciatica नस वहां पर दब जाती है, क्योंकि जितना आपका मसल मास इकट्ठा होगा आपकी बैक साइड में, आपके हिप्स में, तो वो sciatica नस को कंप्रेस कर देगा और sciatica नस दबने की वजह से हमारे को sciatica का जो दर्द है वो कमर के दर्द से शुरू होता है, हिप से होते हुए बैक साइड में, थाइज में होते हुए नीचे पैरों में जाता है और डिस्क बल्ज की वजह से भी। दूसरा, हर्निएटेड डिस्क की वजह से भी। डिस्क में हर्निएशन क्यों हुआ? अपनी जगह से खिसक गई और ये खिसक गई तो आप ये देख रहे हैं ये जो sciatica नस थी इसके ऊपर प्रेशर पड़ गया, इसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ? ब्लड का फ्लो कम हो गया। ब्लड का फ्लो कम हुआ तो क्या हुआ? ये मूवमेंट करने में पेन ज्यादा होता है, यानी जब हम चलेंगे, चलते वक्त ज्यादा पेन होगा sciatica का। तो जिनको sciatica का दर्द है, अगर कोई व्यक्ति बताता है मेरे को कमर में दर्द है, पैरों में, थाइज में, काफ मसल्स में, पिंडलियों में बहुत दर्द है, तो आपको उसका क्या नंबर चेक करना है? 6 नंबर चेक करना। अब 7 नंबर है बैक ऑफ द हेड पे, सर में पीछे की तरफ दर्द होना। सर में दर्द कई प्रकार का होता है, फोरहेड पेन, सेंट्रल पेन, मध्य सर में दर्द, तो ये 7 नंबर है बैक ऑफ द हेड पे। 8 नंबर और 9 नंबर यहाँ पर तो लिखा हुआ है शोल्डर पेन, कंधों का दर्द। इसमें क्या खास है? इसमें खास बात ये है, शोल्डर पेन, स्कैपुला, अगर किसी को स्कैपुला पेन है, स्कैपुला क्या है? जब आप हाथ को पीछे करते हैं तो आप देखते हैं पीछे से एक कर्विंग ब्लेड टाइप की आपकी बोन नजर आती है, दैट इज स्कैपुला। तो अगर किसी को इस तरीके का स्कैपुला में पेन है तो उसके कारण कई प्रकार के हो सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी सबसे बड़ा कारण है। जिनको डायबिटीज या अनकंट्रोल डायबिटीज है उनको ये पेन जरूर होगा, स्कैपुला में पेन होगा और कंधों में पेन होगा, क्योंकि जो ग्रीसिंग है, ग्रीसिंग आपकी यहाँ से कमजोर होनी शुरू हो जाती है। और जिनको चिकनगुनिया हुआ है उनको भी शोल्डर पेन हो सकता है। तो ये है हमारा स्कैपुला। 8 नंबर और 9 नंबर, यानी जिनको कंधों में दर्द है, स्कैपुला पेन है, तो उनको यहाँ पे सेंसेशन जरूर आएगी। अब 10 नंबर है माइग्रेन। माइग्रेन की समस्या फीमेल के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि जो जेंट्स लोग होते हैं तो फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए चले जाते हैं, मतलब फॉरगेट कर देते हैं, लेकिन फीमेल छोटी छोटी बात को टेंशन ले लेती है अपने दिमाग के ऊपर। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर संभालने की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, है ना, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? फीमेल्स के ऊपर। रीति रिवाज निभाने की जिम्मेदारी, हर चीज की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी। और ये माइग्रेन की समस्या सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी होती है, प्लस अगर लगातार अपना रख रखाव नहीं किया गया तो समस्या और ज्यादा बढ़ भी जाती है। माइग्रेन के भी अलग अलग ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 माइग्रेन, ग्रेड 2, ग्रेड 3 माइग्रेन। ग्रेड 1 माइग्रेन में क्या होगा? सर में भारीपन, सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। ग्रेड 2 में क्या होगा? सर में भारीपन, सर में दर्द के साथ साथ चक्कर जैसा आना। और ग्रेड 3 में क्या होगा?
सर में भारीपन, सर में दर्द और चक्कर आने के साथ साथ वोमिटिंग जैसा फील होना। और माइग्रेन में लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो माइग्रेन की समस्या को आप इससे ठीक भी कर सकते हैं कोलैब से। हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, लाखों लोग ठीक हो चुके हैं, ऑल ओवर इंडिया में तो लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। और माइग्रेन की क्या क्या वजह है, कई कारण है माइग्रेन के, केवल स्ट्रेस ही नहीं है, और भी बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण, जो जरूरत से ज्यादा चाय कॉफी जरूरत से ज्यादा पीते, कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा टी टोटलर हूँ, है ना, मैं तो बहुत ज्यादा अल्कोहल बहुत ज्यादा लेता हूँ, मतलब डेली का नियम है कि शाम को बॉटल खुली खुलनी है, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, शाम को पूरा टैबलेट ले लेंगे और सुबह सर में दर्द होने लगता है, फिर कहते हैं यार कसम से आज के बाद नहीं पीऊंगा, और शाम ढलते ही फिर दिमाग चेंज हो जाता है, फिर ढक्कन खुल जाता है, अगले दिन फिर बोलते हैं यार आज के बाद नहीं पीऊंगा, बहुत सर में दर्द है। तो ये लगातार अल्कोहल इंटेक भी एक वजह है माइग्रेन की। जेंट्स को भी तो होगा ना, तो उसका कारण भी तो बनेगा ना अल्कोहल। दूसरा स्ट्रेस तो मैंने आपको बताया, फीमेल स्ट्रेस लेती है, उनको इस वजह से होता है। तीसरा, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल, जो लोग समय पर नहीं सोते हैं उनको भी माइग्रेन होता है। अब कुछ लोगों का रूटीन है 12-1 बजे से पहले सोते ही नहीं है और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। मैं बोलता हूँ सोते कब हो भाई, अभी कहते नहीं हमें तो पता नहीं चलता, नींद पूरी हो जाती है 3-3.5 घंटे में, लेकिन उनको अभी ये समस्या पता नहीं चल रही है क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट है। लेकिन ये समस्या तब होगी जब थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा, तो उनको बीपी शुगर सब कुछ होगा। तो आपको समय से सोना चाहिए, और इरेगुलर स्लीप शेड्यूल भी आपको माइग्रेन देता है। चेंजेस इन द वेदर, जैसे आप देखते हैं बारिश का मौसम है ना, बारिश का मौसम में बहुत अच्छा सुहावना मौसम था, और ठीक आधे घंटे बाद बहुत तेज धूप निकल जाती है, और आपको वो जो धूप है आपके सीधे माथे पे स्ट्राइक करती है, आपको लगता है नहीं यार ये सहन नहीं हो रही है ना। तो अगर आप कभी देखते हैं कि एकदम से घुटन वाला मौसम हो गया, और बारिश का मौसम था, ह्यूमिडिटी है, तो उसकी वजह से भी आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, वोमिटिंग, और कभी कभी कुछ ऐसा खाना या कुछ ऐसा ड्रिंक लेने से भी आपको हेडेक हो जाता है। जैसे कुछ लोग हैं जिनको कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेने से माइग्रेन की समस्या होती है, किसी को नींबू पानी शिकंजी लेने से माइग्रेन की समस्या होने लग जाती है। सबकी अपनी अलग अलग वजह है, मैं वजह सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार नींबू शिकंजी पीने से किसको माइग्रेन होता है, कहते नहीं मुझे नहीं सूट करता, है ना। किसी किसी को स्मेल से माइग्रेन हो जाता है। मान लेते फॉर एग्जांपल आपके बगल में कोई परफ्यूम लगा करके खड़ा हुआ है, अब फीमेल नोटिस करना, कई फीमेल को महसूस होता है कि किसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया हुआ है, उसकी स्मेल से आपके सर में दर्द हो गया, फिर आप उससे थोड़ी दूरी बना लेते, कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लगा रखा है, मेरे सर में दर्द हो गया, सर में चढ़ गया। तो जिनको बहुत छोटी छोटी चीजों में स्मेल आने लग जाती है ना, तो उनको भी माइग्रेन की समस्या हो जाती है। ब्राइट फ्लैश लाइट, आपको बहुत तेज लाइट का सामना करना पड़ रहा है, या किसी ऐसे फंक्शन में कि वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी है, तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, चकाचौंध से बर्दाश्त नहीं होगा, और आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। मेडिकेशन ओवर यूज, जरूरत से ज्यादा दवाई लेने से भी, एलोपैथिक मेडिसिन लेने से भी माइग्रेन की समस्या होती है। और सबसे बड़ा कारण है फीमेल्स के अंदर हार्मोनल डिसफंक्शन। देखिए जेंट्स के अंदर हार्मोनल डिसफंक्शन बहुत कम होता है, और फीमेल के अंदर हार्मोनल डिसफंक्शन 13 ईयर की एज से शुरू होता है, 45 की ईयर्स की एज तक कम से कम पाता है। 13 साल की उम्र में, फिर 18 साल की उम्र में, फिर 23-24 साल की उम्र में, फिर 28 से 30 साल की उम्र में, फिर 35-36 साल की से 38 साल की उम्र में, फिर 45 साल की। तो 5 से 6 बार फीमेल को हार्मोनल डिसफंक्शन होता है। तो ये माइग्रेन की समस्या, जब हार्मोनल चेंजेस का टाइम आएगा आपको देखेंगे आपको सर में दर्द, चक्कर आना, सर में भारीपन ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सभी को समझ में आया माइग्रेन
अनुष्का सोनी जी, सरवरी खातून जी, ज्योति व्यास जी, समझ में आ रहा है ना। तो जब आप किसी का 10 नंबर चेक करेंगे तो आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपको सर में भारीपन, सर में दर्द, चक्कर जैसा महसूस होता है क्या? वो बोलेंगे हाँ। तो आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख लेना है कौन सा वाला माइग्रेन ग्रेड 1, माइग्रेन ग्रेड 2 या ग्रेड 3। तो ये उसके सिम्टम्स से आप उसको लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन ऑक्यूपेटल आर्टरी वो स्पाइरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। स्पाइरल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों हो गई? उसकी वजह है आपका पोस्चर। अगर मान लेते फीमेल तो भाई ज्वेलरी ये सब गहना तो पहनती है ना, चूड़ियां भी पहनती हैं, बैंगल्स भी पहनती हैं, और कुछ ना कुछ गैजेट्स, ब्रेसलेट भी पहनती हैं कुछ फीमेल्स। और आप रात को अपने सर के नीचे हाथ रख करके सो गए तो क्या हुआ? ऑक्यूपेटल नर्व जो है वो दब गई, ऑक्यूपेटल आर्टरी दब गई तो ब्लड का फ्लो थोड़ा सा कम हो गया। ब्लड का फ्लो कम हुआ तो आपको राइट बैक ऑफ द हेड पे, या फिर कुछ लोग फीमेल रात को उतार के भी सोती हैं, लेकिन वो तकिए को इस ऐसा पोस्चर बना लेती हैं, या फिर हाथ अब आपके यहाँ पर ऐसा रख करके सोया, या फिर आपकी किसी पूरी जो बोन है, कोई हड्डी है हाथ की, वो पूरी रात उससे दबी रही किसी वजह से, यानी आपके पोस्चर की वजह से ही राइट बैक ऑफ हेड पेन होना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं राइट ऑक्यूपेटल तो अपना इम्प्रेशन दिखाना था, हर चीज में अपना इम्प्रेशन दिखाना था, ताकि लोग उनकी बातों पे यकीन करें। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर आज मेरा चेक करके बताओ। मैंने उनको चेक करके बताया, मैंने कहा मैडम 100% आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कहता अच्छा चलो मैं चेक कराती हूँ। तो वो सबके सामने इस ट्रीटमेंट को गलत साबित करना चाह रही थी। 2 दिन बाद वो मेरे पास एक फोटोकॉपी लेकर के आई, फोटोकॉपी। उन्होंने कहा सर देखो, आप बोल रहे थे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये देखो मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे बहुत जोर से हंसी आई, और मैंने उनसे पूछा मैडम ये आपने टेस्ट कहाँ से करवाया है? उन्होंने कहा मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है, वो लैब में जॉब करता है, उसी से मैंने ये टेस्ट करवाया। मैंने उनको बोला मैडम आपने टेस्ट करवाई है, आपने रिपोर्ट बनवाई है, क्योंकि ये क्या? उन्होंने बोला ऐसे कैसे बोल सकते? मैंने बिल्कुल, आप मुझे दिखाओ, इधर है। कहते वो क्या होता है? मैंने बोला एलडीएल किधर है? फिर वो क्या होता है? मैंने उनसे पूछा ट्राइग्लिसराइड किधर है, एचडीएल एलडीएल रेशियो किधर है? मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी उस पर लिखा होता टोटल कोलेस्ट्रॉल दिस, बस दैट्स इट। और बहुत मोटा मोटा लिखा हुआ था, लेटर हेड पे ऐसी रिपोर्ट करी हुआ तो बनती नहीं है। तो उन्होंने कहीं से वो डिजाइन करवा करके ट्रीटमेंट को साबित करने के लिए, गलत साबित करने के लिए लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या बोलना है कि सर मुझे करंट लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट चाहिए कंप्लीट। कौन सी रिपोर्ट चाहिए? लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल लिख लीजिए, लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट चाहिए। लिपिड प्रोफाइल में आप देखेंगे ये आप देख रहे हैं ऊपर ये हेल्दी आर्टरी है, ये स्वस्थ हमारी नस है। इस नस के अंदर आप देख रहे हैं ये जो आप रेड कलर के छल्ले देख रहे हैं ना,
ये हमारे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, है ना, ये भी बहुत अच्छे खासे भरपूर मात्रा में है। और आप यहाँ पर ये ब्लू कलर की जो बॉल्स देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की जो बॉल्स हैं, ये क्या है? अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बोलते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल। ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। HDL का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारा अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। अब यहाँ पर ऊपर जो देख रहे हैं आप, ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर की बॉल्स भी नजर आ रही है ना आपको, ये क्या है? ये है LDL कोलेस्ट्रॉल, गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल। अब नीचे वाली आर्टरी में देखोगे जो नैरो हो चुकी है, नैरो का मतलब जिसका रास्ता छोटा हो गया। अब इसके अंदर देखेंगे तो ब्लू वाली जो बॉल्स है, यानी HDL कोलेस्ट्रॉल, आपको ढूंढना पड़ेगा, गिना चुना है। यानी HDL कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में अच्छा होना चाहिए। और नीचे जिनकी आर्टरीज बहुत ज्यादा खराब है, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं HDL कोलेस्ट्रॉल आपको ढूंढने से बहुत कम है। लेकिन LDL कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में, आप देख रहे हो टोटली LDL कोलेस्ट्रॉल भरा पड़ा है। और जब ये LDL कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, तो क्या बन गया? प्लाक। प्लाक यानी इकट्ठा होकर के डिपॉजिट हो गया, है ना, यहाँ पर बन गया प्लाक। और इस प्लाक की वजह से जो ब्लड का फ्लो जो सीधा सीधा जा रहा था ऊपर वाली आर्टरी में, तो नीचे क्या जाएगा? वो नीचे कम हो जाएगा, और इसलिए होता है हार्ट अटैक। तो आप देखेंगे लिपिड प्रोफाइल में जिनका भी LDL कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनको ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? हमारा सप्लीमेंट क्या है? कोलिलेस। कोलिलेस, ठीक है। तो ये है 12 नंबर। 13 नंबर किस चीज को इंडिकेट करता है? लिपिड प्रोफाइल। किसको इंडिकेट करता है? लिपिड प्रोफाइल। याद रखिएगा, याद नहीं रहेगा तो लिख लीजिए, लिपिड प्रोफाइल। 14 नंबर एपेटाइट। 14 नंबर एपेटाइट। जस्ट अ सेकंड। जाने वाले हैं रे। हाँ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मेरे पास अभी मैसेज आया कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ने आगे लिंक फॉरवर्ड किया हुआ है, जिसके वजह से एक्स्ट्रा पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अभी अटेंडेंस हाथों हाथ लगा करके, अगर नाम के साथ उनको बुलाया जाएगा तो उनको खराब लगेगा, है ना, उनका नाम जूम पैनल पे बोला जाएगा, खराब लगेगा। तो प्लीज, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो ये काम बंद कर दे प्लीज। अपना आप खुद क्विट कर लीजिए, क्योंकि नाम लेकर के बोला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जिनका रजिस्ट्रेशन है वो हमारे पास मेंशन है, और 5 मिनट में पूरा अटेंडेंस लग जाएगा। फिर मेरे पे नाम की लिस्ट आ जाएगी जो हमारे जूम सेशन में बने हुए लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो प्लीज आप ना ऐसे किसी को फॉरवर्ड मत किया कीजिए। देखिए उसमें ना आप उसको क्या सिखा रहे हैं, अपनी टीम को क्या सिखा रहे हैं, है ना, अपनी टीम को ये सिखा रहे हैं कि नहीं साम दाम दंड भेद करके कुछ भी आप बिजनेस करो, गलत है ना। आप ये सोचो कि कर्मा रिटर्न आपके साथ वापस आएगा, जो गलत आप करोगे आपके साथ भी गलत होगा। तो प्लीज जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने आप क्विट कर दीजिए, अपने आप लॉग आउट कर दीजिए, नहीं तो फिर मुझे नाम से बुलाना पड़ेगा। तो प्लीज अभी केवल 4 लोगों ने क्विट किया है, अभी भी करीबन 10 लोग और हैं। तो आप प्लीज अपने आप क्विट कर लीजिए, फिर नाम से बोलना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अभी मेरे पास लिस्ट आ रही है, तो प्लीज मैं नाम लो लेकर के बोलूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये मत किया कीजिए। देखिए ना, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, 4 लोगों को और भेजे तो जूम लिंक ID पासवर्ड, वो अच्छी बात नहीं है।
ठीक है, प्लीज ऐसा ना कीजिए। तो अब आता है एपेटाइट। एपेटाइट क्या है? इसको बोलते हैं कुपोषण। एपेटाइट मतलब कुपोषण, भूख ना लगना या खाया पिया शरीर में ना लगना, इसको बीमारी को बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। आप किसी भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो अगर कोई एपेटाइट जिसका वीक है तो उस पर डिजीज जो डायग्नोसिस लिखा जाता है, डायग्नोसिस का नाम है लॉस ऑफ एपेटाइट। उसका कारण क्या है और अपने एपेटाइट को स्ट्रॉन्ग करने का फार्मूला क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एपेटाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस और डिनर लाइक ए बैगर। सुबह का नाश्ता पेट भर के, सुबह का खाना पेट भर के 9 बजे तक, 9:05 भी नहीं होना चाहिए, 9 बजे तक पेट भर के खा लेना चाहिए। और दोपहर का खाना 1 से 2 बजे के आसपास, आपने जो भी टाइम फिक्स करना है, सुबह के खाने से थोड़ा सा कम खाना चाहिए। और रात का खाना बिल्कुल ना के बराबर खाना चाहिए। अगर मान लेते हैं आप 4-5 चपाती खाते हैं तो रात को 1 या 1.5, वो भी 1 या 2, वो भी 8 बजे से पहले पहले, समय से पहले और बहुत कम मात्रा में। यानी ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए बैगर, यानी सुबह का नाश्ता राजाओं की तरह पेट भर के, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह सुबह से थोड़ा सा कम, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और रात का खाना भिखारियों की तरह कि थोड़ा बहुत खा लिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे सो जाएंगे, है ना। और हमारे हिंदुस्तान में लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम करते हैं भैया डिनर लाइक ए किंग, टीवी पे चला दो बिग बॉस, आराम से 1.5 घंटे का बिग बॉस है, तसल्ली से बैठ के खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे। कोई बिग बॉस देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई अब तो सास भी कभी बहू थी वो भी शुरू होने वाला है। लोग पता नहीं क्या क्या देखने के शौकीन होते हैं। तो आपको क्या करना है? रात का खाना 8 बजे से पहले पहले और सुबह से थोड़ा सा कम। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए बैगर। अगर जो ये फार्मूला नहीं अपनाते हैं उनका एपेटाइट वीक होना शुरू हो जाता है, और एक दिन में वीक नहीं होता, ग्रेजुअली धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है जो लोग मैदा का सेवन करते हैं। मैदा से बनी हुई चीजों का सेवन, मैं ये नहीं कहता आप कभी मैदा नहीं खा सकते। यू कैन टेक एवरीथिंग इन ए माइल्ड फॉर्मेशन, नॉट मॉडरेट, नॉट सीवियर। आप कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, मान लेते हैं आज आपका समोसा खाने का मन है, आज आपने खा लिया, बस दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन आज आप समोसा खा रहे हैं, कल को आप ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, उससे अगले दिन आप नूडल्स खाएंगे, उससे अगले दिन आप पिज्जा खाएंगे, उससे अगले दिन आप बर्गर खाएंगे। आपको डेली कुछ ना कुछ मैदा खाने की हैबिट पड़ चुकी है, वो गलत है। वन से पहले आपको लगता है कि ठीक है 10-12 दिन में आपका कभी कुछ खाने का मन किया, आपने हल्का फुल्का ले लिया, लेकिन आप रेगुलरली करेंगे तो क्या होगा? आपका एपेटाइट कमजोर होगा, क्योंकि आपका जो मैदा है वो डिपॉजिट कहाँ होगा? आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में डिपॉजिट होगा, वो कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा, वो जम जाता है, तो नहीं खाना है ना। बड़े बड़े बहुत सीनियर कार्डियक सर्जन, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनका इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा था यू कैन टेक एवरीथिंग बट नॉट मॉडरेट, नॉट सीवियर। आज आपका ब्रेड पकौड़ा खाने का मन है, मौसम बहुत अच्छा है ना, आपने घर में ब्रेड पकौड़ा बनवाया और आपने खा लिया, लेकिन आज का डिनर ब्रेड पकौड़े का होगा, ये गलत है। कि आप 8-10 ब्रेड पकौड़ा खा करके पूरा तसल्ली से, आज का मेरा डिनर भाई, डिनर में ब्रेड पकौड़े ही बनेंगे या फिर ब्रेड रोल्स बनेंगे, कुछ भी। आप आपको लिमिटेशन अपनी सेट करनी पड़ेगी कि मुझे बहुत लिमिट में खाना है ऐसा। आप किसी से पूछो कि भाई साहब ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कहाँ से होगा सर? 9 बजे। 9 बजे तो मैं सो करके उठता हूँ। कुछ लोग हैं जो रात को बहुत देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते भी हैं, वो बहुत गलत है। तो आपका 9 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाए चाहिए। कुछ लोग हैं जो जॉब पे जाते हैं, कहता सर सुबह सुबह बहुत जल्दी निकलना होता है, इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट मैं कर नहीं पाता। फिर मैं कहता हूँ क्या करते हो? फिर रास्ते में ले लेता हूँ कुछ ना कुछ, कहीं भी रुक करके छोले कुलचे खा लेता हूँ, या कुछ ना कुछ ले लेता हूँ, छोले भटूरे खा लेता हूँ, रास्ते में रुक करके कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, तो वो गलत है। आपको ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए और न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट करना चाहिए, मैदा नहीं। मैदा से बनी हुई चीजों को आप अवॉइड कीजिए, आपके एपेटाइट
को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आपका एपेटाइट वीक होता है तो आपके बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली एपेटाइट की वजह से आनी शुरू हो जाती है। आपका डायबिटीज, आपका हाइपरटेंशन, सब कुछ। अगर आपका एपेटाइट स्ट्रॉन्ग है, आपकी बीमारियां, एपेटाइट कहाँ से, आपके पेट से ही तो है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, जब आपका एपेटाइट होगा तो आपको क्या क्या महसूस होगा, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपका एपेटाइट होगा, जरूर नहीं है अब आपको लग रहा हो कि मेरा वेट लॉस नहीं है, पर आप देखो इनमें से कौन सा सिम्टम है आपके अंदर। अगर वेट लॉस नहीं तो क्या आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं? आप देखना कभी भी अगर आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाने का मौका नहीं मिल पाया आपको, और आपको एक बार अगर कहीं पर आपका मूड अपसेट है, मूड खराब है, तो आपको पूरे दिन अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे आप कुछ खा लेते पेट भर के, आपका मूड हैप्पी हैप्पी हो जाता है ना। तो आपको हमेशा खा करके घर से निकलना चाहिए। डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं अगर आपका एपेटाइट कमजोर है। और जिनका एपेटाइट वीक है, उनको खाया पिया नहीं लग रहा है या फिर किसी फीवर में से उठे हैं, है ना, तो उनका एपेटाइट वीक होने से उनके टेस्ट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। सेंसेशन टेस्ट की नहीं आएगी, उनको लगेगा गायब, मैं कुछ भी खा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका मूड ऑफ रहेगा। मूड ऑफ रहेगा, जैसे कुछ भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सुबह से भूखे निकले हुए हैं घर से, कुछ खाया नहीं है। आपका एपेटाइट उस दिन बहुत ज्यादा कमजोर है। थकावट भी रहेगी, आप देखो ना पूरे दिन आपको खाने को ना मिले, आपको शरीर में जान ही नहीं रहेगी, टायर्डनेस, नोजिया जैसा फील होगा, चक्कर जैसा आना फील होगा। और जिनका एपेटाइट वीक होना शुरू हो जाता है तो वो स्वेटिंग भी शुरू हो जाती है, नाइट स्वेटिंग शुरू हो जाती है। तो ये एपेटाइट के सिम्टम्स हैं। तो आप एपेटाइट को जरूर स्ट्रॉन्ग रखें। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस और डिनर लाइक ए बैगर, ये नियम जरूर बनाएं। रात का खाना 8 बजे से पहले, ये 4 दिन के लिए गुनहगार मैं हूँ, है ना, कि 4 दिन आप मेरी वजह से शायद लेट खाएंगे, लेकिन मैं खाने के लिए कभी रोकता नहीं हूँ। आपका 8 बजे का टाइम है, आप जरूर जूम पैनल पे बैठ करके आप खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर टॉप ऑफ द हेड पे, ये बहुत ही सिंपल है, टॉप ऑफ द हेड। 16 नंबर आर्म पेन, बाजुओं का दर्द, आपके शोल्डर से लेकर के और टेनिस एल्बो से पहले, यानी बाजुओं का दर्द। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा क्या है? मौसमी बुखार, जैसे अभी चल रहा है ना इस वक्त, बारिश के बाद एकदम से गर्मी आई, तो घर घर में आपको बुखार के पेशेंट मिलेंगे, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, जिसमें फीवर, बुखार आना, मसल्स पेन। अभी देख रहे मेरे पास मेरे को डेली 1-2 फोन ऐसे आ रहे हैं, सर को ना बुखार भी आ गया और पूरी मसल्स में पेन हो रहा है। देखिए जब फीवर आएगा ना तो सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब सीआरपी बढ़ेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ेगा, तो वो मसल्स में पेन भी देगा। तो ये इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं। ठंड भी लगेगी इन्फ्लुएंजा में, रेनाइटस, नाक बहना, खांसी, वीकनेस, ऑब्वियसली जिसको इन्फ्लुएंजा है तो वीकनेस तो आएगी, डायरिया भी हो सकता है, हेडेक भी होगा और गला खराब भी होगा, फेंट भी हो सकते हैं, चक्कर आके गिर भी सकते हैं, वोमिटिंग भी फील होगा। ये सारे सिम्टम्स हैं इन्फ्लुएंजा के। ठीक है। अब 18 नंबर फोरहेड पे, माथे में दर्द, फोरहेड पे आगे माथे में दर्द। 19 नंबर गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर क्या है? देखिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी बहुत टिपिकल टेस्ट है। अगर कोई मुझे कराने के लिए बोले एंडोस्कोपी तो मैं कभी ना कराऊं, क्योंकि मुझे वो टेस्ट सबसे ज्यादा खराब लगता है। क्योंकि उस टेस्ट में एक पाइप आपके मुंह में डाली जाती है और उस पाइप को आपको निगलना पड़ता है अंदर तक। सोचो ना कितना टिपिकल होगा। वो पाइप, आप गले से किसी पाइप को निगल सकते हैं क्या? बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो पीछे से प्रेशर भी डाला जाता है, ठूसो इसको मुंह में, गले में,
और उस पाइप के फ्रंट में लगा होता है कैमरा। वो कैमरा आप देखता है आपके पेट में जहां बारीक बारीक छोटे छोटे छाले हो रखे हैं, दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर। उनको गैस्ट्रिक अल्सर बोला जाता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण आपका एपेटाइट, आपका बहुत लंबे समय तक भूखा रहना, आपका मैदा इनटेक करना। ठीक है, तो गैस्ट्रिक अल्सर के ये कारण है। और पेट में ही होता है आपके गैस्ट्रिक अल्सर। और जब गैस्ट्रिक अल्सर होगा आपको पेन भी होगा, वोमिटिंग होगा, रैचिंग होगा, एपेटाइट में चेंजेस आएंगे जबरदस्त, नोजिया, वेट लॉस, ब्लॉटिंग, और आपके मोशन में स्टूल्स आने शुरू, सॉरी, जो मोशन करेंगे उसमें डार्क ब्लड आपके उसके अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो समझ जाओ कि जिसका स्टूल, जिसका मोशन अगर रेडिश कलर का आ रहा है तो सावधान हो जाइए, आपको गैस्ट्रिक अल्सर है। ठीक है, ये पहचान है। आप अपने मोशन को देख सकते हैं कि आपके मोशन का कलर कैसा है। ठीक है, अब आता है 20 नंबर, कॉन्स्टिपेशन। ये घर घर की समस्या है और इसका सबसे बड़ा कारण है आपका एपेटाइट। एपेटाइट और स्लीप, ये दो मुख्य कारण है। देखिए, आप खुद सोच करके देखिए कि कुछ लोग हैं जो घर से बाहर रहते हैं। अब वो बेचारे क्या करते हैं, वो बाहर ढाबे का ही खाना खाते हैं, उनको मैदा मैदा ही मिलता है। मैदा मैदा ही मिलेगा तो क्या होगा, सारी आंतों में जमेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो मैदा वाली चीजों का बहिष्कार करना है आपको। आपको 3 चीजों का बहिष्कार कर देना चाहिए, आप 100 साल जी सकते हो। 3 चीज है, ट्रिपल एम। 3 चीज कौन सी है? ट्रिपल एम। पहला है मैदा। मैदा आप अपनी लाइफ से बिल्कुल टोटल आउट कर दीजिए, मैदा। दूसरा, मिर्ची। जो लोग बहुत चटपटा खाते हैं ना, बिल्कुल सिंपल बॉइल्ड खाना खाइए। मैदा, मिर्ची और मीठा। जो लोग चीनी बहुत खाते हैं ना, वो उनको ये गैस्ट्रिक की समस्या सबसे ज्यादा होती है। जो लोग बहुत मीठा खाते हैं उनको चाहिए, खाना खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मीठा आप अवॉइड कीजिए। मीठा आप नेचुरल ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, चीनी नहीं। और अगर आप अपने घर में चाय बनाते हैं तो चीनी को रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि चीनी आप जब बाजार से लेते हैं तो आप अच्छी वाली चीनी लेते हैं, खराब वाली? ऑब्वियसली अच्छी वाली लेते हैं। बिल्कुल व्हाइट क्रिस्टल क्लियर दाना होता है, बहुत सुंदर लगती है देखने में। और एक चीनी जो जिसका कलर बहुत ज्यादा डल है और बहुत बारीक बारीक है, आपको अच्छी भी नहीं लगेगी देखने में। लेकिन जो आप देखते हैं ना, जो खरीदते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है आपको चीनी, जो सफेद व्हाइट क्रिस्टल है, वो कैसे बनी है पता है आपको? उसके लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सल्फर। और सल्फर आपकी आंतों के लिए सबसे खतरनाक केमिकल है। और आप दिन रात चीनी खाए जा रहे हैं, तो आप यानी कि मैदा, मीठा और मिर्ची, ये तीनों चीज आप अपनी लाइफ से आउट कर दो। कुछ लोगों को तो मजा ही नहीं आता, कहते नहीं, जब तक कान में से धुआं ना निकले, आंखों से पानी ना आ जाए, नाक से पानी ना आ जाए, तो खाना खाने का मजा ही नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कितनी बीमारी को वो निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, आप रेड चिली अवॉइड कीजिए, आप ग्रीन चिली थोड़ा, वो भी कम मात्रा में, सिर्फ हल्के से स्वाद वो ले सकते हैं। रेड चिली आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। कॉन्स्टिपेशन होने का कारण, आपने रात को देर से खाना खाया, आपका टाइमिंग ठीक नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जो रात को 11-12 बजे खाना खाते हैं, सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता। और बहुत सारे लोग हैं जो रात को देर से सोते हैं, पेट ठीक से साफ नहीं होता। आप कोशिश करके देख लीजिए, आप किसी दिन रात को डिनर करना 11 बजे और सारा मैदा वाली चीजें खाना और पूरी रात जागना आप,
आपका पेट साफ नहीं होगा, पूरा जाम हो जाएगा। आप कभी शादी फंक्शन में जाते हैं ना, तो शादी फंक्शन में जाने के बाद क्या होता है, पूरी रात आप मान लेते हैं कोई घर की शादी है, पूरी रात आपको जागना है, अगले दिन बोलते हैं यार वो हलवाई ने खाना बकवास बनाया था, पेट खराब हो गया, पेट साफ ही नहीं हो रहा। एक्चुअली में वो हलवाई ने खाना तो ठीक बनाया था, आप रात को सोए नहीं थे, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपने एपेटाइट के ऊपर, अपने खाने के ऊपर, अपने टाइमिंग के ऊपर, आपके स्लीप के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज आपको कॉन्स्टिपेशन है। और सबसे बड़ी वजह है वाटर इनटेक। जो लोग 3.5 से पानी कम पीते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वाटर इनटेक, आपको वाटर इनटेक जरूर रखना चाहिए। तो 20 नंबर हमारा कॉन्स्टिपेशन का। 21 नंबर आइज, आंखों से संबंधित कोई भी समस्या, चाहे आंखों से पानी आता है, आंखों में रेडिशनेस है, चाहे आपका ब्लड विजन है, चाहे ग्लूकोमा है, चाहे कैटरेक्ट है, आंखों से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो 21 नंबर पे सेंसेशन जरूर रहेगी। 22 नंबर 23 नंबर ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 8 और 9 नंबर पे, क्योंकि वो भी सेम था, लेकिन 2 जगह पॉइंट क्यों दे रखे हैं। ऐसा हो सकता है ना किसी की ये वाली फिंगर नहीं है, फिंगर कट गई तो क्या हो गया, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हमारे बहुत सारी डिजीज को चेक करने के लिए कई सारे पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप ऑलरेडी 8 नंबर 9 नंबर में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। 24 25 26 नेक एक्यूपॉइंट, गले से संबंधित, तो भी सेंसेशन तेज आएगा। आपको खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है खाना निगलने में आपको पेन हो रहा है, तो भी सेंसेशन तेज आएगा। अगर आपको लगता है कि गला बैठा हुआ है, आपकी आवाज नहीं निकल रही है, तो भी सेंसेशन तेज आएगा। यानी गले से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको सेंसेशन यहाँ पर तेज ही आएगा। तो ये थे हमारे बैक साइड के 26 पॉइंट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो मैं चाहूंगा कि एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे सभी लोग। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। बाप रे बाप, इतने सारे इमोजीज, इतने सारे लोगों ने वो डाला, ये नया कुछ आ गया इसके अंदर ना, पूरा ब्लास्ट होता है थम्स अप का। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अब फ्रंट साइड का पोस्टर निकाल सकते हैं। नंबर 1 यूरेथ्रा, नंबर 1 यूरेथ्रा। यूरेथ्रा देखिए, अभी हम बात करेंगे पहले फीमेल की, फिर बात करेंगे मेल की। अगर किसी फीमेल को 1 नंबर पर सेंसेशन बहुत तेज आ रहा है, यानी यूरेथ्रा के पॉइंट पर सेंसेशन तेज आ रहा है, इट मींस उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई की समस्या है। फीमेल को ना यूटीआई की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, और वो समस्या का जो कारण है वो है आपका वॉशरूम। नंबर 1, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो आपके वॉशरूम की है, और भी कई सारी रीजन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज वो आपके वॉशरूम की है। अब जो वर्किंग लेडीज हैं, जो जॉब करती हैं, ऑफिस जाती हैं, और वहां पर कॉमन वॉशरूम है और आपने वो यूज कर लिया, यू डोंट नो आपसे पहले कौन वॉशरूम गया था। अब लोगों को ना इतनी तमीज नहीं होती, इतने एडिकेट्स नहीं होते, आपसे पहले कोई जेंट्स वॉशरूम पे ले गया, के ऊपर के लिए गया, तो जो टॉयलेट सीट का जो ढक्कन है, उस ढक्कन को हमेशा ऊपर करके, आप हाथ से ऊपर नहीं कर सकते, पैर से ऊपर कर दो, पैर से ऊपर कर दो उसको। लोग क्या करते हैं वॉशरूम, मैं खुद कई बार जब पब्लिक टॉयलेट में जाकर ये देखता हूँ, मैं कहता हूँ कौन बेवकूफ है जो यहाँ पर ये वॉशरूम करके गया है। उस टॉयलेट के ढक्कन के ऊपर वॉशरूम डाला हुआ है, जो आप यूरिन करके आए। अब ये देखिए, अब फीमेल को नहीं पता, कई घंटों तक, मान लेते 2 घंटे तक या 1 घंटे तक कोई वॉशरूम नहीं गया, वो जो यूरिन के जो स्पॉट्स थे, जो यूरिन की जो ड्रॉप्स थी, वो सूख चुकी है, लेकिन बैक्टीरिया तो नहीं गए। अब आप गए वॉशरूम, आप आराम से बैठ करके यूरिनेशन करके आ गए, आपको पता ही नहीं था। ये एटिकेट जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट फीमेल के बारे में आप जरूर सोचें। जितने भी जेंट्स लोग हैं, तो कभी भी किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे तो सबसे पहले पैर से ढक्कन को ऊपर करेंगे। थोड़े एटिकेट्स हमारे को होने चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी फीमेल्स हैं।
और शुरुआत कोई ना कोई तो करे। आप अगर अच्छा सीखेंगे, अच्छा बताएंगे लोगों को, तो लोग भी आगे अच्छा करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको खुद को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। लोग ऐसे यूरिन करके आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि पीछे वाला अपने आप देखेगा। आप तो खड़े होकर के यूरिन करके आ गए, लेकिन फीमेल का क्या, उनको तो बैठ कर के यूरिनेशन करना है। और मैं सभी फीमेल से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप वॉशरूम जाने से पहले आप उसके ऊपर, टॉयलेट सीट के ऊपर थोड़ा सा पानी भी जरूर डाल दीजिए। तो जिनको यूटीआई की समस्या अक्सर रहती है, तो वो टॉयलेट सीट का जरूर ध्यान रखें। ये जरूरी नहीं है कि जो जॉब करती है उनको यूटीआई होगा। अब जो घर की लेडीज है वो भी तो वॉशरूम जाती हैं, उनको नहीं पता उनके घर में कोई जेंट्स वॉशरूम होकर के आया, अगर सिंगल वॉशरूम है तो। आजकल तो खैर सभी के घरों में हर कमरे में वॉशरूम है, सबका पर्सनल। लेकिन कुछ सभी के घरों में नहीं है ना ऐसा। अगर आपके पास सिंगल वॉशरूम है तो सबको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कारण है यूटीआई का, आपका वॉशरूम। दूसरा कारण है आपका जिनको वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, उनको भी यूटीआई की समस्या अक्सर रहती है, जिनको वाइट डिस्चार्ज की समस्या है। तीसरा, जिनको पीसीओडी, जो भी गायनेकोलॉजिकल डिजीज है, तो उनको भी यूटीआई की समस्या सबसे ज्यादा है। तो एक नंबर पे सेंसेशन आने का मतलब यूटीआई ही है। और साथ में अगर उसको, फीमेल को कोई किडनी स्टोन्स है तो भी यूरिन रुक रुक के ही आएगा। अगर यूरेथ्रा में फंस गया है तो रुक रुक के आएगा। तो सबसे पहले ज्यादातर, क्योंकि सभी को किडनी स्टोन्स नहीं हो सकते ना, तो ज्यादातर 95% केसेस में, अगर से आपको क्वेश्चन से पूछना है कि आप कितनी बार बाथरूम जाते हैं सुबह से लेकर रात तक, और रात को कितनी बार जाते हैं। एक नंबर फीमेल के लिए यूरिनरी ट्यूब। अब बात करेंगे जो पीछे देख रहे हैं, ये है प्रोस्टेट, जो कि केवल जेंट्स में होता है, फीमेल में नहीं होता। अब ये तो है बिल्कुल नॉर्मल प्रोस्टेट जो आप देख रहे हैं, ये यूरिनरी ट्यूब के बीचों बीच पीछे की तरफ। अब बगल वाली जो पिक्चर देखेंगे, दूसरी वाली पिक्चर देखेंगे, इसमें ये भी आपका यूरिनरी, और ये यूरिनरी ट्यूब है, और ये पीछे प्रोस्टेट भी है, दोनों तरफ आप जो देख रहे हैं। लेकिन ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ने से क्या हुआ, इधर तो यूरिन का फ्लो बिल्कुल ठीक जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन आ गया, रुकावट आ गया, यानी कि वो यूरिन की ट्यूब दब गई। और जब यूरिन की ट्यूब दब जाएगी तो क्या होगा, यूरिन का फ्लो कम आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। यूरिन पास करके है, थोड़ी देर बाद फिर से लगा कि मेरे को फिर से प्रेशर बन रहा है, फिर दोबारा यूरिन पास करने गए, थोड़ी देर बाद आए, उनको फिर लगा फिर से यूरिन का प्रेशर बन रहा है। तो जिनका प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, वो अक्सर अक्सर क्या, मैक्सिमम रात को बहुत परेशान होते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती। उनकी नींद पूरी नहीं होती क्योंकि रात को वॉशरूम के चक्कर काटते रहते हैं। सोएंगे कब, 1 घंटा सोए फिर वॉशरूम आ गया, आधा घंटा सोए फिर वॉशरूम आ गया। किसी से पूछो कितनी बार वॉशरूम जाता है, पूछो मत जी, 6-7 बार वॉशरूम जाते ही है रात को। अब थोड़ा सा समझिएगा कि अगर किसी का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो वो रात को वॉशरूम के चक्कर काट रहा है। अगर वॉशरूम के चक्कर काट रहा है तो क्या होगा, नींद पूरी नहीं हुई, यानी कि स्लीप डिसऑर्डर हुआ। अब स्लीप डिसऑर्डर हुआ तो क्या होगा, लीवर फैटी होगा। रात को बंदा सोएगा नहीं तो क्या होगा, लीवर फैटी होगा। अगर रात को बंदा जाग रहा है, लीवर फैटी होगा तो क्या होगा, गैस्ट्राइटिस होगा। और क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। एक प्रोस्टेट से और एक यूटीआई से, एक बीमारी ने कितनी सारी बीमारी को कनेक्ट कर दिया ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है। प्रोस्टेट का जो अलग अलग ग्रेड्स हैं, वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रोस्टेट ग्रेड 1, अगर कोई व्यक्ति रात को 1 से 2 बार यूरिन पास करने जा रहा है तो प्रोस्टेट इलाज ग्रेड 1 है। और अगर कोई व्यक्ति
रात को 2 से 4 बार के बीच में अगर यूरिन पास करने जा रहा है वो प्रोस्टेट ग्रेड 3 है, और सॉरी ग्रेड 2 है। और अगर 4 बार से ज्यादा बार जा रहा है तो प्रोस्टेट इनलार्ज ग्रेड 3, और ग्रेड 3 में उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगेगा यूरिन पास करने के बाद कि मुझे लास्ट में ड्रॉप्स 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 गिर रही है यूरिन पास करने के। इसका मतलब प्रोस्टेट ग्रेड 3 में आप पहुंच चुके हो। यह है प्रोस्टेट इनलार्ज ग्रेड 3। ठीक है जी, तो प्रोस्टेट इनलार्ज समझ में आ गया। अब बात करेंगे 2 नंबर 4 नंबर। 2 नंबर तो देखो वेजाइनल इन्फेक्शन, किसी को रैशेस है, सिंपल है। लेकिन 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर है हमारा सभी प्रकार की गायनेकोलॉजिकल डिजीज के लिए। मान लेते हैं किसी को पीरियड टाइम से नहीं आते, वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, या फिर किसी को यूटेरस में सिस्ट है, या फिर उनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। अभी जब आप इस पे अपॉइंटमेंट में चेकअप करेंगे तो आपको क्या करना है, पेशेंट अगर सेंसेशन तेज आ रही है तो सिर्फ 2-3 बातें पूछनी है। क्या बातें पूछनी है? तो मैडम ये जो 4 नंबर पॉइंट है ये इंडिकेट करता है पीरियड टाइम से नहीं आते, या पूरे 5 दिन नहीं आते, या वाइट डिस्चार्ज की समस्या। हो सकता है ये दोनों बातें हो, और हो सकता है कोई एक बात हो। आपने अपने डायग्नोसिस में लिख लेना है कि पीरियड डिसऑर्डर एंड वाइट डिस्चार्ज। अब आता है 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर लिखा हुआ है एक्सटर्नल हेमोराइड्स, एक्सटर्नल पाइल्स, और 6 नंबर लिखा हुआ है इंटरनल हेमोराइड्स और इंटरनल पाइल्स। जिसका आप प्रोस्टेट चेक कर रहे हैं ना, उसका 5 नंबर 6 नंबर भी चेक करना। मैंने बताया ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपने 3 नंबर पे चेक किया, प्रोस्टेट का साइज बहुत बड़ा हुआ था, वो बंदा रात को, वो पर्सन रात को पूरी रात वॉशरूम के चक्कर काटता रहता है ना। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उसको गैस्ट्राइटिस भी हुआ, कॉन्स्टिपेशन भी है ना, स्लीप डिसऑर्डर है, फैटी लीवर है, कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन अगर लगातार बना रहेगा तो क्या होगा, पाइल्स यानी बवासीर। तो जो 5 नंबर है वो है हमारा एक्सटर्नल हेमराइड्स। आप ये देख रहे हैं एक्सटर्नल हेमराइड्स यानी बाहर की तरफ मस्से बन जाना, बवासीर जिसको बोलते हैं, बवासीर का मस्सा। इससे ज्यादा खतरनाक है इंटरनल हेमराइड्स, जो अंदर की तरफ फैलते हैं। वो इंटरनल हेमराइड्स सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि वो अंदर इंटरनल कई ऑर्गन को खराब कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल हेमराइड्स क्या लगाया और अपना कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान दिया, खत्म है ना, मस्सा कटवा दिया आपने। लेकिन इंटरनल हेमराइड्स जिसको बोलते हैं एवी फिस्टुला, अगंदर, ये सबसे ज्यादा खतरनाक। इसकी सर्जरी भी बहुत क्रिटिकल होती है, बहुत क्रिटिकल होती है। मेरे एक रिलेशन में उनको बोल दिया था कि कंसेंट फॉर्म पे तो खैर सभी लोग साइन कराते हैं, उनको बोल दिया था कि बहुत रिस्की है, हम पहले ही बोल रहे हैं आपको, सर्जरी के लिए लेकर के जा रहे हैं, बहुत रिस्की है, कई बार बोला बहुत रिस्की है, जानलेवा हो सकता है, लेकिन नहीं करेंगे तो और ज्यादा जानलेवा हो जाएगा, तो करना तो पड़ेगा, भगवान के ऊपर है। मतलब इतना क्रिटिकल हो जाता है इंटरनल हेमराइड्स। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वो जान बच गई। उनको लग रहा था कि इंटरनल आपके अदर ऑर्गन, आपके किडनी लीवर को डैमेज ना कर रहा हो, अंदर अगर पस बन गया तो सारे ऑर्गन आपके खराब हो सकते हैं। यानी इंटरनल हेमराइड्स सबसे ज्यादा खतरनाक है, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। तो प्लीज जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, अपने पेट साफ करने पर ध्यान दें, कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान दें, समय से खाएं। अगर आपको लगता है कि आपको डेली रूटीन है रात को देर से सोने का, तो खाना मत खाओ ना, क्या दिक्कत है, स्पाइरलो खा के सो, सिंपल। जरूरी नहीं है रात को खाना खाना। अगर आपका रूटीन है कि नहीं हम 12 बजे से 1 बजे से पहले सो ही नहीं सकते, और 12 बजे से पहले खाना खा ही नहीं सकते, मत खाओ, सिंपल। देखिए, वन से वाइन, मैं हमेशा बोलता हूँ वन से वाइन। अगर आपका कभी ऐसा होता है कि महीने में 1-2 बार ऐसा हो गया कि आपको रात को देर से खाना खाना पड़ गया, तो आपको अगले दिन आपको
मोशन नहीं आया, आपने 1-2 दिन में फिर से वो सब नॉर्मल कर लिया। लेकिन अगर आप ये आपका ये रूटीन बन चुका है, कई बार ऐसा होता है कि मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ और मैं इतना बिजी हूँ कि मैंने खुद रात को भैया 11 बजे पानी खाना बोतल खाया, भैया पानी मेरे ठंडा। पेट गड़बड़ हो जाता है, नो डाउट वो ठीक कर भैया लेता हूँ पानी मैं। बोतल भैया पानी लेकिन अगर मेरा ठंडा। डेली ये रूटीन रहेगा कि मैं रात को डेली 11-12 बजे खाना खाऊंगा, तो क्या होगा? फिर मुझे पाइल्स बनना शुरू हो जाएगा, हेमराइड्स होगा, फिस्टुला होगा, बगंदर होगा, सब कुछ होगा। तो ध्यान रखना है लगा हमारे के दो रुपए का खर्चा। एपेटाइट के ऊपर, हमारे खान पीन के ऊपर, हमारे स्लीपिंग टाइम के ऊपर। 7 नंबर एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी मतलब अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी छा जाना किसी भी कारण से। अनकॉन्शियसनेस हो सकता है कि बीपी शूट अप हो गया, किसी का बीपी 200 पहुंच गया, 210 पहुंच गया और एकदम से उनको स्ट्रोक हो गया, बेहोश हो गए। दूसरा, बीपी शूट अप हुआ, शुगर शूट अप हुआ तो बॉडी पैरालाइज्ड होगी, वो भी स्ट्रोक में आता है। माइग्रेन का चक्कर आया और आप चक्कर खा करके गिर गए, वो भी एक स्ट्रोक है। कहने का मतलब है 7 नंबर जो स्ट्रोक है वो किसी भी कारण से अनकॉन्शियसनेस हो जाना, दैट इज स्ट्रोक यानी एपोप्लेक्सी। और स्ट्रोक भी होता है 2 तरीके का, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत देखिए अनुष्का जी। स्ट्रोक होता है 2 तरीके का, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक और एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक। जो इस्केमिक स्ट्रोक है जिसके अंदर थ्रोम्बस इकट्ठा हो जाता है, खून का थक्का जमा हो जाता है, वो होता है हमारा इस्केमिक स्ट्रोक। जैसे आपके बीपी शूट अप हुआ या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है और आप बीपी के भी पेशेंट हैं, आपका एलडीएल लेवल इतना बड़ा हुआ है, आपका खून बहुत ज्यादा गाढ़ा है, इसलिए हम बोलते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखो। अगर स्ट्रोक हो भी गया तो कम से कम थ्रोम्बस तो इकट्ठा नहीं होगा, खून का थक्का तो नहीं जमेगा, क्योंकि खून आपका पतला होना चाहिए। आपका एलडीएल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, खून बहुत ज्यादा थिक है, खून बहुत ज्यादा गाढ़ा है, और कभी भी स्ट्रोक होगा तो क्या होगा, वो जम जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। क्लियर है सभी को? अब है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि रप्चर हो जाती है, यानी कि नस फट जाती है, ब्लास्ट हो जाता है ब्रेन आर्टरीज के अंदर, जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, है ना? ब्रेन हेमरेज हो गया तो फिर तो ब्रेन सर्जरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, जान भी जा सकती है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो स्ट्रोक सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार थंब का इंप्रेशन दिखा दीजिए, आगे चलते हैं। थैंक यू। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब मर्दाना शक्ति कमजोर हो जाना। अभी WHO का डाटा आया था करीबन 8-10 महीने पहले, 67 आउट ऑफ 100 पर्सन्स आर हैविंग इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम। 100 में से जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली की वजह से और रेडिएशन की वजह से। तो अपना स्ट्रेस खत्म करें, टाइम से सोएं, टाइम से खाना खाएं, अपने लिए समय जरूर निकालें और रेडिएशन से थोड़ा सा दूर रहें। इसके बिना काम होता नहीं है, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम होता नहीं, लेकिन आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, तो उसका कम से कम इस्तेमाल करें। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं फोन नहीं देखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, पूरा दिन तो बिजी रहता है, मैं फोन तक नहीं सुन पाता हूँ, मैं लोगों के फोन भी नहीं सुनता हूँ, फोन भी मेरे साइलेंट में पड़े रहते हैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ काम पे फोकस है ना। तसल्ली से फिर मैं देख लेता हूँ किसी जिसका बहुत ज्यादा अर्जेंट है, उनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ, और मैं मैसेज टाइप करने में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ वॉइस नोट। किसी ने मुझे कुछ पूछा, मैंने वॉइस नोट में 2 सेकंड में आंसर कर दिया, उधर से टाइप करे, मैं इधर से टाइप करूँ, वो उधर से टाइप करे, मैं इधर से टाइप करूँ, अब क्या देना है उसको, अब ये वाला पॉइंट, अच्छा बीसम कैसे देनी है, अब ऐसे देनी है कि हेड कर कैसे देना,
इतनी लंबी चार्ट का टाइम मेरे पास नहीं। तो वो जिनके पास बहुत टाइम है वो लोग चैट करते हैं, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। मैं वॉइस नोट में आंसर देता हूँ। मैक्सिमम 90% मेरे चांस ये रहता है, कोशिश रहता है कि मैं वॉइस नोट में आंसर दूं। तो आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल वैसे भी कम कीजिए। ये नहीं कि आपके पास टाइम है तो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये भी रेडिएशन भी एक सबसे बड़ा रीजन है, और आपका लाइफ स्टाइल। 9 नंबर हेमराइड्स यहाँ से चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ से हेमरॉइड चेक करेंगे तो कौन सा हेमरॉइड है, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, तो वो 5 नंबर 6 नंबर से आपको तब भी चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो 5 नंबर 6 नंबर से चेक करना पड़ेगा, तो आपको 9 नंबर से चेक करने की जरूरत भी नहीं है। प्लस यहाँ पर स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, तो यहाँ से ना वो ठीक से एक्यूरेसी भी नहीं आ पाएगी, तो सीधे डायरेक्ट 5 नंबर 6 नंबर चेक करो ना, क्या जरूरत है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी 8 बज चुके हैं और लोगों को ब्रेक की जरूरत है। 1.5 घंटा हो चुका है ऑलरेडी हमारे को। तो मिलते हैं एक छोटे से 10 मिनट के ब्रेक के बाद, फिर आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे।